साथियों, वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए एक बार फिर हम उपस्थित हैं आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। और आज हम लोग बात करेंगे जनरल स्टडीज समान अध्ययन के अंदर जो भूगोल पढ़ रहे थे, उस भूगोल के जो अभी हाल फिलहाल में चैप्टर समाप्त हुआ, उससे एक क्वेश्चन के कलेक्शन की और कुछ क्वेश्चन हम संग्रह किए हैं आपके लिए। और उसके माध्यम से जो भी हमने पढ़ा है जस्ट हाल फिलहाल में चैप्टर ज्योग्राफी के अंतर्गत, उसका एक आकलन करेंगे, टेस्ट लेंगे और देखेंगे कि क्या हमने पढ़ा उससे सवाल बनता है कि नहीं बनता। और जो क्वेश्चन कलेक्ट किया गया, इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो यूपीएससी में, कुछ यूपीपीएससी में, कुछ बीपीएससी में, ये सब पूछा गया। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम। और ये सब कुछ हमने जो क्लासेज हुआ उसमें हमने चर्चा किया था। तो हमने नाम रखा है, जो भी चैप्टर खत्म होगा उसके बाद जो प्रैक्टिस सेशन होगा उसका नाम हमने रखा है क्वेश्चन आवर, प्रश्नकाल। और एक क्वेश्चन आवर है ज्योग्राफी के एक महत्वपूर्ण चैप्टर का, बड़ा चैप्टर था जो हमने पिछले वीडियो में समाप्त किया। और चैप्टर का नाम था नेचुरल डिवीजन ऑफ इंडिया या फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, भारत का भौतिक विभाग, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत को 4 विभाग में बांटा गया। पहला विभाग था उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का हिमालय, दूसरा उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय भारत, चौथा तटीय मैदान एवं द्वीप सब। तो ये सब हमने आपको एक समग्र अध्ययन के तौर पर प्रस्तुत किया। अब चलिए उसी से ये 15 सवाल हम आपको लिए लेकर आए। बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रश्न है। इसको आप देखें, बनाने का प्रयास करें और फिर हम लोग लास्ट में ईमानदारी से आकलन करेंगे कि 15 में कितना सही हुआ। सब लोग अपना अपना लास्ट में कमेंट करें। क्वेश्चन को आप लिखते जाएंगे, एक का एक, पहला का कौन आंसर है, दूसरा कौन आंसर है, बाद में जो हम बना देंगे तो आप ईमानदारी से चेक करेंगे और ईमानदारी से स्कोर बताएंगे, ताकि हम लोगों को एक अनुमान लग सके, आकलन कर सके कि किन की तैयारी किस रूप में है और किनको कहां पर दिक्कत आ रही है। तो लास्ट में जो भी वॉच कर रहे हैं, जो भी देख रहे हैं क्लास को ऑनलाइन माध्यम से, वो अपना अपना स्कोर जरूर लिख देंगे कमेंट बॉक्स में, ताकि हम उसके आधार पर जज कर सकें कि किनको कहां पर परेशानी है। तो चलिए, एक चीज ध्यान रखना है कि नंबर गलत प्रस्तुत नहीं करें। अगर आप आज नंबर गलत प्रस्तुत करेंगे, आपके वो असफलता में बाधक बन जाएगा और वही असफलता का कारण बन जाएगा। अगर 2 नंबर आता है तो आप ईमानदारी से बताएं कि हमको 15 में 2 आया। 0 आता है तो ईमानदारी से बताएं 15 में 0 आया। जब तक आप अपने कमियों को नहीं ढूंढेंगे तब तक आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाएगी। तो अगर आप चीट करते हैं, नंबर गलत बताते हैं, तो किसी और को धोखा नहीं देंगे, अपने आप को धोखा दें। तो आप यहां पर खुद के लिए ईमानदारी बरतें। और जब आप खुद ईमानदार होते हैं तभी सामने वाले से ईमानदार होने का उम्मीद करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन आवर को। और पहला क्वेश्चन हमने बहुत आसान दिया है और लिखा हमने कि निम्न में से सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला कौन है। तो ये चर्चा हुई थी जब हम लोग हिमालय पढ़ रहे थे। ऑप्शन है, पहला हिमालय, दूसरा अरावली पर्वत, तीसरा विंध्याचल पर्वत, चौथा सतपुड़ा पर्वत। तो यहां पर जो हमने बताया है कि भारत के सेंस में दोनों चीज शामिल है। भारत में दुनिया का सबसे नवीन पर्वत भी है और सबसे पुराना पर्वत भी, दोनों भारत में और दोनों ऑप्शन में। जैसे हिमालय विश्व का सबसे नया पर्वत, तो नया पूछेगा तो हिमालय आंसर होगा, और जब पुराना पूछेगा तो सबसे पुराना अरावली पर्वत। तो ये ध्यान रखना, ये भारत ही नहीं वर्ल्ड की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला में शामिल है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि भारत का निर्माण गोंडवाना लैंड से हुआ और गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है प्रायद्वीपीय भारत का, और प्रायद्वीपीय भारत में यह भी शामिल है अरावली पर्वत। और अरावली पर्वत का निर्माण प्री कैम्ब्रियन पीरियड में हुआ। ये ध्यान रखना है, प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ। और ये युग माना जाता है आज से 600 से लेकर 570 मिलियन वर्ष पहले। तो ये ध्यान रखना, इतना पहले ये बना और इस समय बनने वाला ये दुनिया का पहला पर्वत था।
इसके बाद ही सभी पर्वत या स्थल खंड का निर्माण हुआ। और इस रूप में ध्यान रखना है किस युग में, तो प्री कैम्ब्रियन युग में। ये युग का नाम है। और 600 से 570 मिलियन वर्ष पहले एक आकलन जो करते हैं आर्कियोलॉजी में, तो अरावली पर्वत का निर्माण का काल माना जाता है। और ये यूपी पीसीएस में पूछा गया, मतलब यूपी का जो कमीशन का एग्जाम होता है इसमें सवाल डायरेक्ट पूछा गया। तो ध्यान रखना, तो ध्यान देना है कि सबसे नवीन पूछेगा तो हिमालय और सबसे पुराना पूछेगा तो अरावली पर्वत। ये दोनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के वर्तमान संदर्भ में, क्योंकि हमने आपको कहा है कि जब पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी पढ़ने का तरीका क्या होता है कि ज्योग्राफी को आप करंट से और इकोनॉमी से जोड़कर पढ़े। हमने यही कहा है। आज कमेंट बॉक्स में हमने देखा कि एक छात्र है बहुत मेहनती, और उन्होंने कमेंट किया कि सर ज्योग्राफी से सवाल बनता ही नहीं है बीपीएससी में, और ये हमारे लिए बहुत दिक्कत हो रहा है। तो क्यों नहीं बनता? इसीलिए कि हम सिर्फ ज्योग्राफी को ज्योग्राफी के रूप में देखते हैं, और ज्योग्राफी को आपको अच्छा करना है तो ध्यान रखना है कि ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स और करंट ये तीन चीज को जोड़कर पढ़ेंगे, तब जाकर के ये सवाल बन पाएगा। तीनों चीज पर आपका कमांड नहीं है तो आप कमीशन का सवाल नहीं बना पाएंगे, तो ये ध्यान रखना है। और यहां पर ये ज्योग्राफी से सवाल है ही, करंट से भी जुड़ा हुआ। अक्साई चीन बहुत चर्चा में है। अभी भारत और चीन तनाव की स्थिति में जी रहे हैं, और लग रहा है कि कभी भी भारत और चीन के बीच युद्ध हो सकता है, और ये युद्ध जो होगा वो भारत के अक्साई चीन को लेकर होगा। तो यही हमारा भारत का ऊपर वाला शीर्ष है, और ये जम्मू कश्मीर है, और ये वाला पार्ट ये लद्दाख है, और ये लद्दाख पर इधर से अक्साई चीन का कब्जा है, मतलब इस पर चीन का अधिकार। अभी हम भारत के नक्शे में दिखाते हैं, लेकिन ये भारत का है नहीं, ये चीन का। मतलब चीन 1962 में जो युद्ध हुआ था उस समय एलएसी का जो काम हुआ, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तो ये रेखा जो खींची गई इसके दौरान ये वाला भारत का हिस्सा भी चीन के कब्जे में है, और इसी को भारत चाहता है कि फिर से हम चीन से छुड़ाएं और भारत को अखंड भारत का निर्माण कर सके। तो अक्साई चीन चर्चा में है, यही लद्दाख वाला एरिया। तो ये लद्दाख का ये वाला पार्ट अक्साई चीन है, इसी को अक्साई चीन कहते हैं। और इसी जगह पर अभी जो चर्चा हुई थी, गलवान घाटी में युद्ध हुआ और भारत के 20 और चीन के 50 सैनिक मारे गए, तो ये इसी क्षेत्र में है। पेगोंग झील इसी क्षेत्र में है। तो ये ध्यान रखना है, ये चर्चा में है करंट में, और इसलिए ज्योग्राफी से जोड़कर पूछा जा सकता। तो ध्यान देना है, कह रहा कि निम्न में से कौन अक्साई चीन का भाग है? काराकोरम, शिवालिक, कश्मीर घाटी, लद्दाख। तो काराकोरम इस साइड में है, कश्मीर इस साइड नीचे में है, शिवालिक तो सबसे हिमालय के दक्षिण वाला पार्ट है, तो बच रहा है कौन? लद्दाख। तो लद्दाख का ही जो पूर्वी लद्दाख वाला ये एरिया है, ये तो भारत के इसी जगह पे पेगोंग घाटी है। तो ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट जो हमने ऐसे मार्क किया है, यही अक्साई चीन, और ये लद्दाख के पार्ट में। तो पहला का आंसर हमने बताया था अरावली पर्वत, और दूसरा का आंसर जो याद रखना है वो कौन? लद्दाख। तो ये ध्यान रखना। तो लद्दाख अक्साई चीन का पार्ट है, अक्साई चीन लद्दाख के एरिया में पड़ता है, तो ये ध्यान रखना। अब आगे चलें तो कहा विश्व में पूरब से पश्चिम फैले पर्वतों में सबसे लंबा पर्वत कौन? तो आंसर दीजिए जल्दी जल्दी, और सब अपना अपना नोट करके रखिए। हमारे बताने के पहले आप अपना बना लीजिए। जब हम शुद्धिकरण कर देते हैं तो सही है तो उसको टिक कीजिए, और गलत है तो उसको क्रॉस करके फिर सुधार लीजिए। और लास्ट में आपको स्कोर सबको बताना है, जितने लोग देख रहे हैं कि इनका कितना सही हुआ 15 में, ताकि हमको आइडिया लग जाएगा कि आपको किस रूप में तैयारी करनी है और क्या हम आपको गाइडलाइन कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है। तो यहां पर कह रहा है विश्व में पूरब से पश्चिम फैले पर्वतों में सबसे लंबा पर्वत। ऑप्शन है एंडीज पर्वत, हिमालय पर्वत, ऑल्पस पर्वत, रॉकी पर्वत। 4 पर्वत, चारों का नाम बहुत फेमस है। एंडीज पर्वत कहां है, कोई बता सकते हैं? तो एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका में, हिमालय एशिया में है, ऑल्पस यूरोप में, रॉकी उत्तर अमेरिका में, या कहें तो अमेरिका में। अब इस रूप में आपसे पूछ रहा है पूरब से पश्चिम फैले पर्वतों में सबसे लंबा पर्वत, तो ये आंसर हिमालय होगा। यह हमने बताया था जब हिमालय पर्वत पढ़ रहे थे कि हिमालय की लंबाई जो है पूरब से पश्चिम है। अगर आप भारत को लेते हैं तो भारत के उत्तर वाले भाग में हिमालय ऐसे था, यही हिमालय था, ऐसे 4 पर्वत
श्रेणियों की पर्वत श्रृंखला थी ऐसे। यही हमने बताया था कि ये भारत है और भारत का ये हिमालय है ऊपर में, यही वाला पार्ट है, ऐसे हिमालय आया है ऐसे। तो इसको हम यहां दिखा रहे हैं, तो देख रहे हैं कि ये पश्चिम है और ये पूरब है। तो पश्चिम से पूरब ये फैला हुआ, उत्तर से दक्षिण में चौड़ाई है और पश्चिम से पूरब में लंबाई है। और लंबाई जो हमने पढ़ा था ये 2500 किलोमीटर। और ये ध्यान रखना है कि दुनिया में जितना भी पर्वत पूरब से पश्चिम फैला हुआ, जिनकी बनावट पूरब पश्चिम है, उसमें सबसे ज्यादा लंबाई 2500 किलोमीटर हिमालय का है। इससे जो भी है छोटा है। लेकिन अगर सिर्फ पूछता सबसे लंबा पर्वत, तब फिर आंसर एंडीज हो जाता। खाली लंबा, अगर इसको हटा दें, पूरब से पश्चिम वाला ये पॉइंट हटा दें, तो सबसे लंबा पर्वत खाली पूछता तो एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत जो है दक्षिण अमेरिका जो है ऐसे, दक्षिण अमेरिका का मैप देखे होंगे तो दक्षिण अमेरिका ऐसे है, इस प्रकार से, जिसमें ब्राजील, पेरू, बोलिविया, बहुत सारा, अर्जेंटीना सब ये है। तो ये सब जो है ये, तो ये वाला जो है यहां से ऐसे है, अर्जेंटीना इसमें नहीं, अर्जेंटीना अफ्रीका में, तो ऐसे ऐसे है ये। तो ध्यान रखना यहां पर ऐसे। तो ये क्या है, उत्तर है और ये दक्षिण है, या उत्तर में दक्षिण अमेरिका में, तो उत्तर से दक्षिण है ये। और इसकी लंबाई 7000 किलोमीटर। तो हिमालय से तो बहुत लंबा है, लेकिन इसकी डायरेक्शन जो विस्तार है उत्तर से दक्षिण, जबकि हिमालय पश्चिम से पूरब। तो पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम पूछेगा तो सबसे लंबा हिमालय होगा। खाली लंबा पूछेगा तो एंडीज होगा, और उत्तर दक्षिण पूछेगा तो भी एंडीज होगा। तो ये ध्यान रखना है। और आपसे पूछा गया पूरब से पश्चिम में, तो आंसर हिमालय हो। अब आगे चलें तो कह रहा है कि उत्तर के विशाल मैदान का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है। तो उत्तर का विशाल मैदान कौन है, बताया गया था कि उत्तर का विशाल मैदान इस प्रकार से फैला हुआ है, यही है हमारा उत्तर का विशाल मैदान। तो इधर से शुरू होता है, जिसमें पंजाब, हरियाणा आ गए तो दिल्ली, फिर यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, ऐसे करके। तो सबसे बड़ा यहां पर राज्य के रूप में विस्तार जो लंबाई है ये यूपी का, और यूपी के एरिया में ही जो मैदानी क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा एरिया कवर करता है गंगा के मैदान का या उत्तर के विशाल मैदान का। ये ध्यान रखना है कि इस आंसर में उत्तर के विशाल मैदान का सर्वाधिक विस्तार जो है ये उत्तर प्रदेश में है। पंजाब छोटा राज्य है, बिहार भी छोटा है, हरियाणा भी छोटा है। उत्तर प्रदेश की लंबाई गंगा किनारे किनारे बहुत ज्यादा है, और इसके कारण गंगा के जो किनारे वाला पूरा पार्ट है वो इस गंगा के मैदान से बना हुआ, जिसको उत्तर का विशाल मैदान भी कहते हैं। हमने कहा था कि उत्तर के विशाल मैदान को गंगा ब्रह्मपुत्र या सिंधु सतलज का मैदान भी कहा जाता है। तो गंगा किनारे जिसका क्षेत्रफल बड़ा होगा उसी में एरिया ज्यादा होगा, और सबसे ज्यादा गंगा किनारे क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश ही। तो ये ध्यान रखना है कि सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में, तो उत्तर प्रदेश, ये ध्यान रखना। अब आगे चलें तो पांचवा क्वेश्चन कह रहा है उत्तर के विशाल मैदान में पथरीले क्षेत्र को क्या कहा जाता है। आंसर कीजिए जल्दी। उत्तर के विशाल मैदान में पथरीले क्षेत्र को क्या कहा जाता है। सबको पता होगा, जो भी वीडियो क्लास के माध्यम से, ऑनलाइन क्लास के माध्यम से देख रहे हैं, सबको पता होना चाहिए। और जो ऑफलाइन क्लास किए हुए हैं, जो रिवीजन के तौर पर देख रहे हैं, उनको तो बिल्कुल टू टंग होना चाहिए। क्वेश्चन देखते ही आंसर हो जाना चाहिए विद इन सेकेंड। तो ध्यान रखें। और बहुत इंपॉर्टेंट, हमने कहा था कि उत्तर के विशाल मैदान को उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर के आधार पर कई पार्ट में बांटा गया। और यहाँ कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, पथरीला क्षेत्र। ऑप्शन क्या है, तराई प्रदेश, भब्बर प्रदेश, बांगड़ प्रदेश, खादर प्रदेश। तो 2 सेकेंड आंसर कर लीजिए, फिर हम इसको डिस्कस करें। तो हमने कहा था भब्बर प्रदेश के बारे में, तराई प्रदेश के बारे में, कि जो भी मैदान होता है वो नदी से बनता है, और नदी के जो उद्गम स्थान है वो पर्वत पर होता है। नॉर्मली पर्वत पर ऐसे निकलती है, और ऐसे निकल करके ये नदियां स्लोप से पकड़ करके मैदान में उतरती। तो ये जो पर्वत के नजदीक वाला क्षेत्र होता है, ये पर्वत से चट्टान टूट करके, लुढ़क करके आकर के नीचे जमा हो जाते। तो ये जो पर्वत से सटा क्षेत्र होता है, यही पथरीला इलाका। तो ये पथरीला इलाका जो बिल्कुल पर्वत से सटे सटे क्षेत्र हो, तो पर्वत के सटे पथरीला इलाका। और पथरीला इलाका जहां होता है इसको भब्बर प्रदेश कहा जाता है। तो ये हमने कहा था और बताया था कि पथरीले क्षेत्रों में कृषि नहीं होता है। जहां चट्टान होगा वहां हल बैल नहीं चलेगा, आप कोई काम नहीं कर सकते, मानव भी नहीं मिलता, और नदी की जलधारा भी टूटी फूटी होती हो,
कम बहाव में बहती। तो ध्यान रखना है, पथरीला क्षेत्र जस्ट नदी के उद्गम के बगल वाला स्थान पर, और पथरीला जो होगा उसको क्या कहेंगे, भब्बर प्रदेश। भब्बर का है दूसरा नाम भाबर भी है, तो भब्बर का है या भाबर का है, बात एक ही है। तो यहां आंसर क्या होगा, तो भब्बर प्रदेश। पथरीला के बाद जो होता है वो क्या होता है, तराई प्रदेश। इसके जस्ट बाद जो दलदली क्षेत्र होता है वो तराई प्रदेश। यहाँ दलदली है, क्योंकि पानी अब एकाएक आएगा और तेजी से गिरेगा तो यहाँ कीचड़ हो जाएगा, तो कीचड़ वाला प्रदेश तराई प्रदेश। बांगर प्रदेश खादर प्रदेश, जो आगे हम डिस्कस करें। अब यहां पर इसी सवाल से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल, छठा, कह रहा है पुरानी जलोढ़ मिट्टी किस प्रदेश में मिलती है। ऑप्शन पहला है भाबर प्रदेश, खादर प्रदेश, बांगड़ प्रदेश, रेह प्रदेश। आंसर कीजिए और चलिए देखिए इसका आंसर क्या होता है। तो यहां पर लगा पुरानी जलोढ़ मिट्टी, ओल्ड एलुवियल सॉइल। और हम बताए थे कि जलोढ़ मिट्टी उसको कहते हैं जो नदियां अपने जल के साथ मिट्टी को ढो कर लाती। जो हर साल मिट्टी आती है नदी के पानी में, वो नई जलोढ़ मिट्टी। जो पानी पहले कभी आया हो और उसके साथ मिट्टी पहुंची हो, फिर बार बार पानी नहीं आ रहा हो, तो उसको कहते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी। और हमने कहा था कि जब ये पानी ऐसे चलेगा और मैदानी क्षेत्रों में जहां पर गड्ढा होगा और कहीं कहीं ऊंचा स्थान होगा, तो जहां गड्ढा होगा यहां पानी हर साल भरेगा। देखते हैं हमारे घरों के आसपास जहां गड्ढा होता है, बारिश के दिनों में पानी वहां जम जाता है। जहां ऊंचा स्थान होता है वहां पानी नहीं जमता। तो जहां पर गड्ढा है वहां पानी जमेगा, हर साल पानी जमेगा। जहां ऊंचा है पानी नहीं जमेगा, ये पानी अगल बगल से क्रॉस कर जाए। तो यह जहां हर साल जम रहा है ये नई जलोढ़ मिट्टी, और जहां नहीं पहुंच पा रहा ऊंचाई पर है ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी। तो जहां हर साल पानी पहुंचे नई जलोढ़ मिट्टी, और जहां पानी पहले कभी गया हो अब ऊंचा हो गया हो, जहां पानी नहीं पहुंच पा रहा वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी। तो नई जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं क्या, खादर प्रदेश, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं बांगड़ प्रदेश। तो यही तो पूछा। तो यहां कह रहा है पुरानी जलोढ़ मिट्टी, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी खादर की बांगड़, कौन, तो बांगड़ प्रदेश। तो बांगड़ प्रदेश होता है जहां पर ऊंचा होता है, पानी नहीं पहुंच पाता है, पहले कभी पहुंचा होगा, मिट्टी लेकर आई होगी, तो ये जो है उपजाऊ क्षेत्र नहीं होता। यहाँ कृषि कार्य के लिए आपको खाद वगैरह देना पड़ता है। यहाँ खादर प्रदेश बहुत उपजाऊ, चुके हर साल नई नई मिट्टी आ रही है, तो इसकी उर्वरा शक्ति ज्यादा। तो ये ध्यान रखना। अब आगे चलते हैं, 7वां क्वेश्चन का था अरावली पर्वत कितने राज्यों से विस्तारित है। कितने राज्यों में विस्तारित है, मतलब कितने राज्यों से होकर ये गुजरता है या कहां कहां पर है ये। अरे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहां पर ध्यान देना है। पूरा जब प्रायद्वीपीय भारत पढ़ रहे थे तो हमने बताया था कि ये हमारा भारत ऐसे, ये भारत का अगर नक्शा ले लें तो भारत के यहां से ऐसे ये अरावली पर्वत है, जहां ये जो है ये गुजरात का एरिया है। गुजरात के बाद यहां पर राजस्थान मिलता है, राजस्थान के बाद हरियाणा मिलता है, और हरियाणा के बाद दिल्ली मिलता है। तो कितना राज्य हो गया, तो नीचे गुजरात से शुरू हो रहा है, गुजरात पहला राज्य, फिर राजस्थान में इंटर करता है, फिर हरियाणा में, तब दिल्ली। और इस रूप में ये जो 4 राज्य है ये 4 राज्यों को क्रॉस कर रहा है। तो आंसर क्या होगा, 4 राज्य। तो ये ध्यान रखना है कि अरावली पर्वत कितने राज्यों में विस्तारित है, तो 1, 2, 3 या 4, तो 4 स्टेट में है। ये ध्यान रखना है, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा। अब आगे बढ़ें तो 8वां क्वेश्चन और कहता है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी किस राज्य में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है अलग अलग एग्जाम में। तो क्वेश्चन वही है, आपको सब कुछ बताया गया है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का थोड़ा सा तरीका हमने बदला है। तो सबसे पहले तो यहां ध्यान रखना होगा कि दक्षिण भारत की ऊंची चोटी है कौन। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन, तो कह रहा है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी किस राज्य में स्थित है। पहला ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा केरल, तमिलनाडु, गुजरात। तो आंसर कर लीजिए आप लोग सब, और फिर देखते हैं कि कौन है। तो पहले तो ध्यान रखना, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुड़ी है, ये ध्यान रखना, या इसी का दूसरा नाम अनपामुड़ी भी है। और अन्नामुड़ी पश्चिमी घाट पर्वत में है, ये ध्यान रखना, पश्चिमी घाट पर्वत में, ये ध्यान रखना।
और हम बताए थे कि पश्चिमी घाट पर्वत में जो विस्तार केरल में है इसका, उसका नाम इलायची पर्वत, कार्डेमम की पहाड़ी, और इलायची पर्वत पर ही अन्नामुड़ी, ये ध्यान रखना। तो कहां कहां हो गया कि दक्षिण भारत की ऊंची चोटी अन्नामुड़ी। अन्नामुड़ी किसमें है? पश्चिमी घाट पर्वत में। पश्चिमी घाट पर्वत के किस पार्ट में? तो इलायची पर्वत। तो इलायची पर्वत कहां है? केरल में। तो मतलब ये जो विस्तार है इसका सबसे ऊंची चोटी का कहां हो गया? तो आंसर केरल होगा, ये ध्यान रखना। और सब पूछेगा पश्चिमी घाट पर्वत की ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की ऊंची चोटी, इलायची पर्वत की ऊंची चोटी किस राज्य में? क्वेश्चन पूछने का तरीका बदले, लेकिन क्वेश्चन तो वही है, कॉन्सेप्ट है, तो आप बना सकते हैं। अब यहां से आगे बढ़े। 9 नंबर क्वेश्चन है कि आर्य लोग भारत किस दर्रे से होकर आए थे? ये सैकड़ों बार पूछा गया एग्जाम, और आगे भी पूछा जाए। आर्य किसको कहते हैं? इसको कहते हैं आर्य। महाभारत देखे हैं सब लोग, तो देखते हैं महाभारत में गांधारी अपने पति धृतराष्ट्र को हमेशा आर्य पुत्र कहा करती थी। तो आर्य मतलब होता है श्रेष्ठ, और मानव की वह प्रजाति, वह नस्ल जो सबसे बुद्धिमान, सबसे तेज, सबसे ताकतवर था, वो आर्य था। और ये आर्य मध्य एशिया से भारत आए थे। तो मध्य एशिया से भारत आए, तो मध्य एशिया से भारत आने के लिए एक मार्ग चुना, कैसे जाएं भारत। तो उस समय जो मार्ग था वो दर्रे के रूप में था, और ये दर्रा आज पाकिस्तान में है, और इस दर्रे का नाम खैबर दर्रा। ऑप्शन तो दिया गया काराकोरम, बुर्जिल, जोजिला, खैबर। तो 4 दर्रे में अक्सर कोई ना कोई दर्रा पूछता है। अभी बीपीएससी में पूछा है, बिहार दरोगा में पूछा है, दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दर्रा जो भी है उसको ध्यान रखना। अभी पूछा था बीपीएससी में कि सबसे ऊंचा दर्रा कौन है, तो ये है काराकोरम दर्रा। ये कश्मीर के क्षेत्र में, काराकोरम पर्वत के पास। ये जो है खैबर दर्रा, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान को जोड़ने का काम करता। तो जिस समय आर्य आए थे उस समय अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत एक ही था, अलग अलग नहीं था। तो उधर ही से होकर आते थे, ईरान वगैरह से जो आते थे, तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए भारत पहुंचते थे। तो ये ध्यान रखना है कि ये एक इंपॉर्टेंट दर्रा है जिससे आर्य भी भारत आए, और सिकंदर हमला करने के लिए जो मार्ग चुना वो भी खैबर दर्रे को चुना। तो ये भी पूछता है कि सिकंदर जो भारत आया था आक्रमण करने, किस मार्ग से? तो खैबर दर्रे से। तो आंसर यहां पर आर्य हो या सिकंदर की बात करें, आपको अक्सर याद रखना है किसको? खैबर दर्रे। आर्य मतलब श्रेष्ठ लोग। हम लोग क्या हैं? आर्य हैं। क्यों आर्य हैं? क्योंकि ध्यान रखना है कि भारत में जो वर्ण व्यवस्था है उसमें 4 वर्ण व्यवस्था, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण है जिसको हम जाति कहते हैं। वैदिक काल में ये कर्म पर बनाया गया, और उत्तर वैदिक काल आते आते ये जन्म के साथ जोड़ दिया गया। तो जो आर्य लोग आए उन्होंने ही कर्म के आधार पर यह वर्ण व्यवस्था बनाया था। तो भारत में आज जितने भी इस समुदाय के लोग हैं, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र, सभी आर्य हैं। इसलिए हमने कहा कि हम लोग सब आर्य हैं। भारत में 60-70% पॉपुलेशन आर्य लोगों की है आज जो रह रहा है। हम लोग सब विदेशी हैं, कोई भारत के नहीं। भारत के एक्चुअल निवासी कौन है? कोई बता सकते हैं? कि भारत के पूछता है कि मूल निवासी कौन है, तो भारत में जो आदिवासी रहते हैं जंगलों में, वो यहाँ के मूल निवासी, जो निग्रिटो है। तो निग्रिटो लोग ही यहाँ के मूल निवासी, बाकी जितने लोग हैं सब बाहर से आकर यहाँ बसे हुए हैं। तो ये ध्यान रखना है, इसलिए एग्जाम में पूछता है बार। तो आर्य लोग कहां से आए? मध्य एशिया से आए। मध्य एशिया से किस रास्ते से आए? खैबर दर्रे से आए। सिकंदर किस रास्ते से आया? खैबर दर्रे से आया। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा, पूछा गया अभी बीपीएससी 65वीं में। अब आगे चलते हैं। एक इंपॉर्टेंट पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है? ऑप्शन है नर्मदा, साबरमती, माही, ताप्ती। 4 नदी का नाम। तो हमने जब प्रायद्वीपीय भारत आपको पढ़ाया होगा, तो जब शुरुआत किया था तो हमने बोला था कि एक यूनिक संरचना है प्रायद्वीपीय भारत में नदी और पर्वत के समूह के रूप में, कि अगर ये भारत है ऐसे, तो भारत का जो विस्तार है ये यहां पर विंध्याचल पर्वत, और यही विंध्याचल पर्वत भारत को उत्तर और दक्षिण में बांट देता है कि इसके ऊपर में उत्तर भारत, इसके नीचे में दक्षिण भारत, इसलिए प्राकृतिक सीमा का काम कर रहा है। और इसके नीचे एक नदी बहती है, ये नर्मदा।
ऐसे आती है अरब सागर में, तो इसके नीचे सतपुड़ा पर्वत, और सतपुड़ा पर्वत के नीचे ताप्ती नदी। तो ये चार व्यवस्था है, चार बनावट है, पर्वत नदी पर्वत नदी। इसलिए हमने कहा था कि इसको याद रखना, एक पर्वत के बाद नदी, फिर एक पर्वत, फिर एक नदी। तो यहां विंध्याचल, फिर नर्मदा, नर्मदा के बाद सतपुड़ा पर्वत, तब ताप्ती नदी। आपको पूछा क्या, तो पूछा है कि सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में, तो ऐसे चल रहे हैं तो उत्तर से दक्षिण है, तो ये विंध्याचल पर्वत सबसे उत्तर में, इसके दक्षिण में नर्मदा नदी, इसके दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत, और उसके दक्षिण में ताप्ती नदी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ताप्ती नदी। साबरमती और माही यहां बहती है ऐसे, इस पार्ट में, गुजरात में, तो इसको इससे लेना देना नहीं है। माही यहां, साबरमती यहां, तो ये ध्यान रखना है, ये इस लोकेशन में नहीं है, यहां ऑप्शन में जो दिया गया है। अब आगे चलें तो 11 नंबर सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल सवाल है, और ये भी इकोनॉमिक्स से जुड़ा। और इसलिए हमने कहा कि जब भी ज्योग्राफी पढ़ें तो इकोनॉमिक्स और करंट को जोड़कर पढ़ें। जब तक तीनों को जोड़ेंगे नहीं तब तक आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा। कह रहा है कि सामान्यतः प्राकृतिक बंदरगाह स्थित है, तो नेचुरल पोर्ट होता, और प्राकृतिक बंदरगाह जिसके पास जितना अधिक होगा वो व्यापारिक रूप में उतना ही ज्यादा विकसित होगा, उतना ज्यादा उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो। और इस रूप में ध्यान रखना है कि प्राकृतिक बंदरगाह किसी भी देश के लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है व्यापार के लिए। क्योंकि एक चीज पता होना चाहिए कि जो व्यापार होता है बड़े लेवल पर, आज 90% व्यापार समुद्र के मार्ग से होता है, 10% ही वायु मार्ग या अन्य मार्ग से, तो 90% समुद्री मार्ग से होता है। और समुद्र में जिसके पास बंदरगाह ज्यादा अच्छा होगा वो व्यापार में उतना ज्यादा विकसित होगा। तो ये इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ विषय है और ज्योग्राफी भी है। अब यहां ध्यान दें, यहां दिया है पूर्वी तट, पश्चिमी तट, दक्षिणी तट और सभी। तो जितने भी भारत में पोर्ट हैं जो नेचुरल पोर्ट है प्राकृतिक रूप से, तो प्राकृतिक पोर्ट होने का कंडीशन क्या है कि वैसा समुद्र तट जहां गहराई ज्यादा हो, और गहराई ज्यादा होगा तो जहाज आसानी से तट पर आ जाएगा। गहराई नहीं होगा, छिछला सागर होगा, तो जहाज तट पर नहीं पहुंच पाएगा, तो दूर में ही लगाना पड़ेगा लंगर, वहां से सामान को ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। और इस रूप में देखेंगे कि जितना भी यहां बड़े बड़े बंदरगाह हैं सब भारत के पश्चिमी तट के आसपास है। ऐसे अगर भारत है तो इधर देखेंगे तो इधर से ही शुरू होता है, मुंबई, गोवा, केरल, कर्नाटक, ये सब जगह पोर्ट है। गोवा में मार्मा गोवा, और कर्नाटक में मैसूर का पोर्ट है। इसके अलावा नीचे आए तो केरल में कोचिन का पोर्ट है, मुंबई पोर्ट है, सब बड़ा बड़ा पोर्ट है। इसी जगह से व्यापारिक मार्ग होता। आपको पता होगा कि पहला पुर्तगाली जो आया था वो भी इसी तट पर आया था। कौन तट था, कौन तट था बताइए, तो कालीकट पहुंचा था। और पहुंचने वाला पहला व्यक्ति वास्को डी गामा। उसका स्वागत किसने किया, तो जमोरिन ने स्वागत किया। तो ये सब पोर्ट के कारण, इसीलिए लोग इधर से आते थे कि यहां पोर्ट आसान से है, इधर पहुंचना आसान है। तो ये ध्यान रखना है कि ये पोर्ट के मामले में ज्यादा पोर्ट जो प्राकृतिक है वो किस तट पर, तो पश्चिमी तट पर। तो ये ज्योग्राफी भी हो गया और इकोनॉमिक्स भी हो गया, तो ये ध्यान रखना। अब आगे चलें तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कहता है कौन सा समुद्री मार्ग लक्षद्वीप में नहीं है, लक्षद्वीप में नहीं है समुद्री मार्ग। हमने कहा था कि समुद्री मार्ग को चैनल कहते हैं। यहां पहला 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल सभी। तो 3 चैनल हम बार बार बताए थे, इसके अलावा भी बताए थे कोको चैनल और ग्रेट चैनल। तो ये तीनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत से रिलेटेड है। तो लक्षद्वीप में नहीं है। लक्षद्वीप में कौन कौन है, 8 डिग्री 9 डिग्री ये लक्षद्वीप में है, और 10 डिग्री अंडमान निकोबार। 8 डिग्री किसके किसके बीच, मालदीव और मिनीकॉय के बीच, और 9 डिग्री मिनीकॉय और कावारत्ती के बीच, 10 डिग्री अंडमान निकोबार के बीच। तो 10 डिग्री अंडमान निकोबार को अलग करता है, और ये 8 डिग्री 9 डिग्री लक्षद्वीप में 2 इंपॉर्टेंट चैनल है। तो नहीं देना है तो नहीं के लिए आंसर क्या होगा, 10 डिग्री चैनल। तो ये ध्यान रखना। अब कह रहा है कि अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप कौन है, तो ये तो पिछले वीडियो में बताए थे। ऑप्शन है उत्तरी अंडमान, बड़ा निकोबार, मध्य अंडमान, कोई नहीं। तो बताया गया था कि अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो मध्य अंडमान। कौन अंडमान, मध्य अंडमान, जो उत्तरी के जस्ट नीचे है। सबसे ऊपर में उत्तरी है, उसके बाद मध्य है, तब दक्षिणी है,
और उसके बाद लघु अंडमान। तो जिस उत्तरी के जस्ट नीचे वाला है वो मध्य अंडमान। मध्य अंडमान ही सबसे बड़ा द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। पोर्ट ब्लेयर किस पर है? पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान पर है। इंदिरा पॉइंट किस पर है? इंदिरा पॉइंट बड़ा निकोबार पर है, ग्रेट निकोबार। तो आंसर यहां क्या हो जाएगा? मध्य अंडमान। 14 नंबर है कि इनमें से कौन सा द्वीप परवाल से बना? ये बहुत बार पूछा बीपीएससी में, यूपीएससी में, यूपीपीएससी में, सब में पूछा कि कौन सा द्वीप जो है ये परवाल से बना। तो परवाल क्या होता है? तो परवाल को अंग्रेजी में कोरल कहते हैं, हिंदी में मूंगा भी कहा जाता। और मूंगा समुद्रों में मिलता। कहां? तो हम एक चैप्टर ही पढ़ाते हैं परवाल के बारे में, कोरल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कोरल ना ज्यादा गहरा में मिलता है ना कम गहराई में मिलता है, मीडियम में मिलेगा। ना ज्यादा गर्मी में मिलेगा ना ज्यादा ठंडा में मिलेगा। तो जहां नॉर्मल टेम्परेचर होगा वहां मिलेगा। ना ज्यादा नमक में मिलेगा ना कम मीठा पानी में मिलेगा। ना मीठा में मिलेगा ना नमकीन में मिलेगा। तो हल्का हल्का नमक होगा वहां मिलेगा। तो कम मध्यम टेम्परेचर चाहिए, मध्यम गहराई चाहिए और मध्यम सैलिनिटी चाहिए, नमक चाहिए। तो ये 3 कंडीशन जहां होगा वहीं परवाल मिलेगा। और भारत में ये लोकेशन यहां पर है, ये वाला मन्नार की खाड़ी वाला, ये वाला यही लोकेशन है जहां पर वो कंडीशन मिलता है। ना ज्यादा गर्मी है ना ज्यादा ठंडा है, ना ज्यादा नमक है ना ज्यादा मिठास है, ना ज्यादा गहरा है और ना कम ही गहरा। और इसलिए यहीं पर कोरल का विकास होता है। और यहां पर कौन सा द्वीप है? तो यहां पर द्वीप हम पढ़े थे लक्षद्वीप समूह है। तो लक्षद्वीप को मूंगा द्वीप भी कहते हैं, लक्का द्वीप भी कहा जाता है। जो हमने कहा था कि एक तो कहा जाता है कि कोरल से बना, एक कहा जाता है कि ये अरावली पर्वत का हिस्सा माना जाता है। दोनों ओपिनियन आता है ज्योग्राफी में। तो यहां ध्यान रखना है कि मूंगा द्वीप या परवाल द्वीप के रूप में लक्षद्वीप को याद किया जाता है। तो व्हीलर द्वीप, अंडमान, लक्षद्वीप, गंगा सागर। तो व्हीलर द्वीप, अंडमान, लक्षद्वीप, गंगा सागर। तो आंसर क्या होगा? लक्षद्वीप। अब लास्ट में 15 नंबर सवाल है कि पश्चिमी तटीय मैदान का चौड़ाई सर्वाधिक किस राज्य में है? तो पश्चिमी तटीय मैदान ऑप्शन है केरल, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। केरल, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। तो ये है पश्चिमी तटीय मैदान। तो पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान, उत्तर का विशाल मैदान सब पढ़े हैं। हमने बताया था कि ऐसे ये भारत है और भारत का लोकेशन ऐसे है और यहां पर है पश्चिमी घाट पर्वत और यही मैदान पश्चिमी तटीय मैदान। ये ऊपर से ऐसे है, इस प्रकार से। और जो मैदान है ये ऐसे हो गया, एकदम ऐसे। ऐसे मतलब एक्चुअली में ये ऐसे है। तो ऊपर में चौड़ाई ज्यादा है और जैसे जैसे नीचे आया है एकदम पतला होता चला गया है। मतलब अगर चौड़ाई देखेंगे तो गुजरात में सबसे ज्यादा चौड़ाई, उसके बाद महाराष्ट्र में, नीचे है तो कर्नाटक, गोवा, फिर केरल, ऐसे घटते चला गया नीचे। तो जैसे जैसे नीचे आएंगे ये चौड़ाई घटती गई है। तो सबसे ज्यादा कहां होगा? गुजरात में होगा। तो ये ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा चौड़ाई पश्चिमी तटीय मैदान का जो है वो गुजरात में, क्योंकि नीचे जैसे जैसे आते हैं दक्षिण की तरफ चौड़ाई घटती चली गई। तो ये ध्यान रखना। तो यही हमारा था नेचुरल डिवीजन ऑफ इंडिया, भारत के भौतिक विभाग से महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन। और इसी तरह से आपको चीजों को प्रिपेयर करना। तो थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले क्लास में अगले विषय के साथ। तब तक जहां रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।